fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here today with another important topic that is related to jurisprudence. Jurisprudence की जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने लीगल पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया कि कितने प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। हमने नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन दोनों का डिस्कशन किया। लीगल स्टेटस ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, डेड पर्सन, एनिमल्स, आइडल, टेम्पल, मॉस्क्यू, गुरु ग्रंथ साहिब और काफी कुछ डिस्कशन हमने काफी लेंथी किया, काफी डिटेल डिस्कशन किया। आई होप आपने वो लेक्चर एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी पे। आज का लेक्चर ज़्यादा लेंथी तो नहीं होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो हमें इसको डिटेल में डिस्कशन करना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर जो हमने कल डिस्कस किया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने डिस्कस किया था लीगल पर्सनैलिटी। लीगल पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में डिस्कशन से पहले हमने ये भी देखा था कि पर्सनैलिटी पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं। पर्सन्स दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स में ह्यूमन बीइंग आ जाते हैं, एज वेल एज वो लीगल पर्सन भी है। और जो लीगल पर्सन होंगे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो आइडल है वो भी लीगल पर्सन है। डबल पर्सनैलिटी का डिस्कशन किया था, तो काफ़ी कुछ ऐसा हमने डिस्कशन लीगल पर्सन के तहत किया भी था। अब हमने लीगल स्टेटस ऑफ डेड मैन किया, तो उसमें एक मैगजीम करी थी, एक्सियो पर्सनलिस्ट मोरिटर कम पर्सोना। इसका मतलब है कि एक्शन उसी टाइम डाइज हो जाएंगे, जैसे किसी आदमी की डेथ हो जाती है उसी टाइम उसकी जो लाइबिलिटी और राइट्स है वो भी उसी टाइम ही ख़त्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक डेड पर्सन के कुछ राइट्स है, जैसे उसकी ब्यूरल का राइट है, उसकी रेपुटेशन का राइट है और उसकी स्टेट का राइट है, उससे आप नहीं छीन सकते। फिर है कि अनबॉर्न पर्सन का क्या लीगल स्टेटस है। वैसे तो अनबॉर्न पर्सन का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 13 कहता है कि अगर कुछ कंटिजेंट इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं किसी कंडीशन पे। जो अनबॉर्न के फेवर में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, कुछ राइट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो अलग मैटर है कि उसमें पहले एक ट्रस्ट बनाई जाएगी और उसके तहत जो है किसी कंडीशन के तहत ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। हमने एक केस किया था, इस केस में ये बात बताई थी कि जो मदर के बम में अगर बच्चा है तो उसके अंदर जो है उसको आप कह सकते हो प्रॉपर्टी राइट भी उसका वेस्ट कर जाता है। आर्टिकल 906 ऑफ फ्रेंच सिविल कोड भी यही बात कहता है कि अनबॉर्न चाइल्ड के पर्सन में फेवर में जो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। फिर है कि सेक्शन 13 का डिस्कस कर लिए। अगर मान लो मदर के बॉम्ब के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है, जो आईपीसी में हमने डिस्कस किया था। फिर है लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स का क्या लीगल स्टेटस है। वैसे तो एनिमल्स का कोई लीगल स्टेटस नहीं है, लेकिन मौजूदा टाइम में वाइकरस लाइबिलिटी का कंसेप्ट है। वाइकरस लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी मालिक के एनिमल ने, पेट ने कोई अगर एक्टिविटी कर दी है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी है, किसी को चोट पहुंचा दिया, तो उसके लिए डैमेज का प्रोविज़न दिया गया है टोर्ट के अंदर, और वैसे भी वाइकरस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। फिर है कि वैसे तो नॉर्मली पशुओं का किसी प्रकार का राइट नहीं है, लेकिन अगर मान लो जब कभी बात आती है उनके ऊपर क्रूल्टी की, मान लो कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक ऐसा वीडियो अपलोड हुआ था जिसके अंदर किसी ने रोटी के अंदर कील डालकर किसी कुत्ते को खिला दिया था, तो उसके साथ जो क्रूल्टी की गई थी उसके तहत जो है उस लेडी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। फिर लीगल स्टेटस ऑफ आइडल की बात करी थी हमने, उसमें 2 लैंडमार्क केस किए थे, योगेंद्र नाथ नास्कर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और देवकी नंदन वर्सेस मुरलीधर। इसमें यही बात कही गई थी कि जो हिंदू टेम्पल होता है उसमें जो आइडल होता है उसको जो मैनेजमेंट जो कर रहा है, शैबित वगैरह जिसे बोला जाता है, उसको जो है राइट है उसके अगेंस्ट किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है और टैक्स के लिए भी वो लायबल होगा। फिर है लीगल स्टेटस मॉस्को का क्या लीगल स्टेटस है। तो इसमें ये बात कही गई थी कि 2 केसेस थे, मौला बख्श वर्सेस हफीजुद्दीन ने ये बात कही थी। लाहौर कोर्ट का फैसला था 1925 का कि जो ज्यूरिस्टिक पर्सन होगा मॉस्को और कैपेबल है उसको सू किया जा सकता है, उसके खिलाफ सूट फाइल हो सकता है। लेकिन जो मस्जिद शाहिदगंज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में ये बात कही गई थी कि प्रिवी काउंसिल ने ये बात कही थी कि जो मॉस्को से वो आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं लॉ की नज़रों में, और उनके खिलाफ किसी प्रकार का सूट फाइल नहीं हो सकता। तो ये 2 अलग अलग डिसीजन निकल के आए हुए हैं। फिर है गुरु ग्रंथ साहिब को आप क्या मानोगे, क्या वो लीगल पर्सन है। अगर गुरु ग्रंथ साहिब को आप आइडल की फॉर्म में मानते हो कि वही अगर आइडल है उसे एक मूर्ति के तौर पर आप मान रहे हो या उसे गुरु के तौर पर मान रहे हो, तब तो वो क्या है कि एक लीगल स्टेटस उसका है। लेकिन अगर उसे भगवत गीता, बाइबल, कुरान की तरह अगर उसे ट्रीट करते हो, बुक की तरह ट्रीट करते हो, तो वो लीगल पर्सनैलिटी नहीं होगा।
फिर है डबल पर्सनैलिटी। डबल पर्सनैलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एक आदमी जब दो अलग अलग तौर पर एक्ट कर रहा है, डबल पर्सनैलिटी निभा रहा है, तो वो डबल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट है, वो भी एक वैलिड कंसेप्ट है। आज हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एक्चुअल में होता क्या है? कॉर्पोरेट का मतलब आप मान के चलिए नॉर्मल सेंस में समझिए, जो कॉर्पोरेशंस होते हैं या जो कंपनीज होते हैं। द क्रिएशन ऑफ लॉ इज टर्म्ड एज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। जब लॉ के द्वारा कुछ बनाया जाता है, कुछ लीगल पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है, तो वो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बोला जाता है। इसे इंग्लिश लॉ एज वेल एज इंडियन लॉ भी इसे अच्छे से मानते हैं। कॉर्पोरेशन जो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसमें लॉ के तहत कुछ कैपेसिटी, लॉ की कैपेसिटी होती है, इसके तहत उसको कुछ राइट्स और ड्यूटीज सौंपी जाती हैं और वो एक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। जो इंडिविजुअल, अगर मान लो कोई व्यक्ति होता है, उसे कॉर्प्स बोला जाता है, तो इंडिविजुअल को जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको कॉर्प्स बोलेगा, और उससे जो है कॉर्पोरेशन शब्द बना है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो है एक फिक्शन ऑफ लॉ है, कल्पना के तौर पर, काल्पनिक आप इसे कह सकते हो, आर्टिफिशियल बनावटी एक पर्सनैलिटी होती है, लेकिन कुछ प्रकार की ड्यूटीज और कर्तव्य उसके साथ जुड़े होते हैं। जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को पहली बार सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1897 के लीडिंग केस में डिस्कस किया गया था। इस केस में ये बात कही गई थी कि जो कॉर्पोरेशन होता है वो पर्सनैलिटी है और उसके अलग व्यक्तिगत पर्सनैलिटी से ये काफ़ी हद तक अलग है। एक कॉर्पोरेशन के खिलाफ आप केस भी फाइल कर सकते हैं और कॉर्पोरेशन के थ्रू भी केस फाइल किया जा सकता है। कॉर्पोरेशन जो है किसी के साथ कांटेक्ट भी कर सकता है। कॉर्पोरेशन कैन हैव प्रॉपर्टी एंड राइट्स एंड ड्यूटीज। कॉर्पोरेशन के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ का मतलब कुछ संपत्ति उसके पास होगी, कुछ राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, उसके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ अधिकार हैं। अनलाइक नेचुरल पर्सन से विपरीत अगर इसको समझें तो कॉर्पोरेशन जो है केवल एक एजेंट के थ्रू ही उसको चलाया जा सकता है। अगर नेचुरल पर्सन के हिसाब से समझे तो नेचुरल पर्सन जो होता है एक व्यक्ति होता है, ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन जो कॉर्पोरेशंस होते हैं इनकी किसी प्रकार से डेथ नहीं होती। जब एक व्यक्ति की डेथ हो जाएगी तो आगे कंपनी को संभालने वाले जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो जो उसको संभाल लेंगे। लॉ प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर फॉर द वाइंडिंग ऑफ कॉर्पोरेशन। किसी भी कॉर्पोरेशन को वाइंड अप करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक विशेष प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कॉर्पोरेशन जो है वो नेचुरल पर्सन, लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, फिक्शियस अथॉरिटी होती है, पर्सन होता है, और उसे नेचुरल पर्सन से बिल्कुल ही अलग रखा गया है। अब बात आती है कि कॉर्पोरेशंस और कंपनी जो कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेशंस। वन इज कॉर्पोरेशन एग्रीगेट्स एंड सेकंड इज कॉर्पोरेट सोल। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट का मतलब होता है, इसमें ग्रुप की बात आती है, अलग अलग लोग मिलकर जो एक ग्रुप बनाते हैं उस ग्रुप की इसमें डिस्कशन होता है। तो कॉर्पोरेट एग्रीगेट के अंदर अगर आप इसे मानो तो कॉर्पोरेट के अंदर पहले तो सबसे पहले ये समझो कॉर्पोरेट में एक्चुअली कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उसमें ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले कोई भी जो कॉर्पोरेशन होते हैं उसमें सबसे पहले तो उसकी लॉफुल अथॉरिटी हो। कॉर्पोरेशन जब भी बनेगा, जब भी उसको लीगल अथॉरिटी मिलेगी तो लॉफुल होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है ग्रुप में होना चाहिए। अ नेम बाय विच द पर्सन्स आर इनकॉर्पोरेटेड। एक ऐसा नेम हो सकता है इसका जिसमें उसको ग्रुप में माना गया हो। एक जगह होनी चाहिए जहाँ से उस कॉर्पोरेशन को चलाया जा सके, और लॉ में उसको शो करने का एक तरीका भी होना चाहिए। ऐसा कोई विशेष शब्द नहीं लिखा गया है कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉर्पोरेशन अगर आपने बनाई है तो उसके पीछे आपकी इंटेंशन भी होनी चाहिए कि आप उस कॉर्पोरेशन को किस पर्पज़ से चलाना चाह रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है इंटेंशन। अब बात आती है कि कॉर्पोरेट एग्रीगेट क्या होता है। अ कॉर्पोरेशन एग्रीगेट इज एन इनकॉर्पोरेटेड ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप होता है या बॉडी ऑफ को एग्जिस्टिंग पर्सन जिसमें कुछ व्यक्तियों का पहले से ही कुछ व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं, और उनके ग्रुप को ही जब मिलकर कोई एक कॉर्पोरेशन बनाया जाता है तो कॉर्पोरेट करा जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है जिसमें हर किसी के इंटरेस्ट को जोड़ा गया है, तो उसे कहते हैं कॉर्पोरेशन। और उसे जब ग्रुप में है तो कॉर्पोरेशन एग्रीगेट हो जाएगा। द नंबर ऑफ कॉर्पोरेशन एग्रीगेट इज़ वेरी लार्ज एंड दे आर ऑफ वेरियस काइंड। जो नंबर ऑफ कॉर्पोरेट एग्रीगेट्स होते हैं वो बहुत बड़ा होता है। इनमें यानी कि 10 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, और दे आर ऑफ वेरियस काइंड्स, और अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। देयर इम्पोर्टेंस इज ऑल्सो वेरी ग्रेट इन द फील्ड ऑफ लॉ। उनका जो महत्व है लॉ के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वी हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ लिमिटेड कंपनीज। हमारे पास अलग अलग प्रकार के कई कंपनियां हैं, मिलियंस ऑफ जिनके शेयर होल्डर है। जैसे हम सुनते हैं ना कि उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, उसके शेयर खरीद लिए, तो हम अगर मान लो 1000 रुपये के भी कोई शेयर खरीद लेते हैं, एक शेयर भी खरीद लेते हैं, एक हिस्सा भी खरीद लेते हैं पॉइंट में, तब भी हम उसके शेयर होल्डर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे के पूरे संसार में कंपनीज के शेयर होल्डर कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स होते हैं।
इट इज़ टू बी ऑब्जर्व दैट अ लिमिटेड कंपनी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर। कई बार क्या होता है, लिमिटेड कंपनी होता है, कुछ लिमिटेड पर्पज़ के लिए जो बनाया जाता है वो शेयर होल्डर से अलग होती हैं। इट हैज़ ए पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, इसकी खुद की एक पर्सनैलिटी होती है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम शेयर होल्डर से, इसको अलग आंका जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर। जो प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, उसके अंदर शेयर होल्डर का किसी प्रकार का रोल नहीं होता। जो प्रॉपर्टी में कोई रोल नहीं होता, लेकिन जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, भागीदारी जो होती है, उसमें उनका रोल होता है। द एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो खर्चे हैं और जो एसेट्स में जो कमाई है और जो जवाबदेही है कंपनी की, वो डिफरेंट होती है और उनके शेयर होल्डर और कंपनी के लोगों में अलग अलग प्रकार से बांटी जाती है। इट इज़ लायबल फॉर टोट, इसे टोट के लिए लायबल माना जाता है। इसमें अगर मान लो कंपनी के आपने शेयर लिए और वो आपको उसका जो है बराबर शेयर नहीं देना चाहते हैं, तो आप टोट के लिए लायबल उसको कर सकते हो, जिसके तहत उनको डैमेजेस और कंपनसेशन का भुगतान किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इवन इफ द मेंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर मान लो मेंबर्स हैं शेयर होल्डर, उनको कम भी कर दिया जाता है, फिर भी कंपनी में दो प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं, एक शेयर होल्डर और एक कंपनी खुद। अब बात आती है कॉर्पोरेट सोल की। कॉर्पोरेट सोल का मतलब है कि वो इनकॉर्पोरेटेड सीरीज सक्सेसिव पर्सन आते हैं। जैसे मान लो धीरू भाई अंबानी है, उसके बाद मुकेश अंबानी, इसके बाद कल को मुकेश अंबानी के बाद उनका बेटा आ जाएगा। तो ये क्या सक्सेसिव पर्सन है जो किसी कॉर्पोरेट को, किसी कंपनी को संभाल रहे हैं। इट इज़ ए कॉर्पोरेशन, एक ऐसा कॉर्पोरेशन होता है विच इज़ वन मेंबर, एक मेंबर एक ही टाइम पर शेयर जो मेन हेड होता है। इट इज़ ए बॉडी ऑफ पॉलिटिक हैविंग ए परपेचुअल सक्सेशन होता है। एक पॉलिटिक्स कह सकते हो आप, इसके अंदर बॉडी ऑफ पॉलिटिक का मतलब अलग अलग लोगों का ग्रुप होता है, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन होगा, एक के बाद दूसरा ही वहाँ पर अथॉरिटी के रूप में काम करेगा। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड इन अ सिंगल पर्सन, इसमें एक सिंगल व्यक्ति होता है हु इन राइट ऑफ सम ऑफिस और फंक्शन, जो उस ऑफिस को कंट्रोल करता है और उसके अंदर जो कार्य होते हैं उनको करता है। द कैपेसिटी टू टेक परचेज होल्ड एंड डिमाइज, उसके पास अधिकार होते हैं कि वो किसी प्रॉपर्टी को ले सकता है, परचेज कर सकता है, उस पर काबू कर सकता है, उसको बेच भी सकता है। ए कॉर्पोरेशन सोल इज परपेचुअल, एक कॉर्पोरेशन सोल परपेचुअल है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जाता रहता है। बट देयर मे बी एंड मोस्टली आर पीरियड्स इन द ड्यूरेशन, कई बार क्या इसमें कुछ टाइम डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति 5 साल के लिए, 7 साल के लिए ये किसी पद पर रहेगा। इन विच देयर इज वैकेंसी, और कई बार मान लो इरेगुलरिटी है, अगर इरेगुलर काम चल रहा है, नियमित रूप से कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो उसको हटाकर किसी दूसरे को भी वहाँ लाया जा सकता है। इसके कुछ एक एग्जांपल्स हम वैसे भी देख सकते हैं। जो पोस्ट मास्टर जनरल होता है, जो पोस्ट ऑफिस का हेड होता है, मिनिस्टर होता है, किसी भी हेल्थ का, एग्रीकल्चर का, पब्लिक ट्रस्टी होते हैं, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। ये क्या कॉर्पोरेट सोल होते हैं जो अकेले ही किसी चीज़ को संभाल रहे हैं, किसी अथॉरिटी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आती है कि कुछ एक थ्योरीज हैं किसके बारे में, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में कुछ एक थ्योरी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग जो जूरिस्ट हुए वो इनके बारे में क्या कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 है वो भी तो ये बात कहता है कि जो गवर्नमेंट और जो पार्लियामेंट है इंडिया की, वो और इस स्टेट की, वो क्या है, स्टेट है। स्टेट का मतलब है जो इंडियन स्टेट्स होती हैं वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन होती हैं। तो इस प्रकार से जब हम लीगल पर्सन की बात करते हैं तो हमारे जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है वो भी लीगल पर्सन की कैटेगरी में फॉल कर जाती हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या अब जो ये थ्योरीज हैं ये किस प्रकार से इसमें इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो हम ये देखते कि अगर आप एक बात और मान के चलिए कि अगर हमने स्टेट इसको मान लिया तो क्या ये एक सिटीजन भी आप इसे कहोगे, तो अगर हम इसको समझे तो ये सिटीजन नहीं है, क्योंकि सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करने के राइट्स होते हैं जो इसके पास नहीं हैं। चलो इतना इंपॉर्टेंट है ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से। हम आगे देखते हैं थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की क्या क्या थ्योरीज हैं। डिफरेंट ज्यूरिस्ट, जो अलग अलग ज्यूरिस्ट हुए हैं बार बार अलग अलग टाइम पे, उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरीज जो है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के नेचर के बारे में कही है। और जो सबसे बेस्ट थ्योरीज है वो हम आज डिस्कस करते हैं कि सबसे बेस्ट थ्योरी इनमें से कौन सी मानी गई है। कुछ ज्यूरिस्ट ये कहते हैं कि कॉर्पोरेशन जो है फिक्सिशियस पर्सनैलिटी होती है। फिक्सिशियस का मतलब है काल्पनिक है। फिक्सिशियस पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि जैसे जैसे जिसकी ज़रूरत होती है उसी प्रकार उसको लागू किया जा सकता है और उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। जो फिक्शन थ्योरी है वो सबसे पहले आप मान के चलिए सेविग्ने के द्वारा इसको प्रोपाउंड किया गया था। सेविग्ने के अनुसार पर्सनैलिटी इज अटैच टू कॉर्पोरेशन, जो भी पर्सनैलिटी होती है, किसी का व्यक्तित्व होता है, वो किसी कॉर्पोरेशन से
अटैच होता है इंस्टीट्यूशंस और फंड से, वो पूरी तरह से अटैच होता है। तो इस प्रकार से आप इसे फिक्सिशियस का इसकी थ्योरी को फॉलो करोगे, यानी कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो फिक्सिशियस होती है। पर्सनैलिटी है जो कॉर्पोरेशन की वो डिफरेंट होती है किसी भी उस मेंबर की पर्सनैलिटी से। इसका मतलब है कि डबल फिक्शन होता है, डबल काल्पनिक घटनाएं की बात हो रही है। ज्यूरिडिकल फिक्शन है कि जिसको हम कल्पना के तौर पर, बनावटी तौर पर जिसे बना के लाते हैं। सालमंड और हॉलैंड जो हैं वो इस थ्योरी के सपोर्टर थे। सालमंड ने इस थ्योरी का सपोर्ट किया और हॉलैंड ने भी इस थ्योरी का सपोर्ट किया। सालमंड के अनुसार कॉर्पोरेशन जो है कुछ भी नहीं है बल्कि मेटाफोर का मतलब किसी को उपमा दे दी गई है और फिक्शन दी गई, जो कल्पना से हम किसी को कोई एक इमेज देना चाहते हैं, उपमा उसकी दी जा रही है। द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस थ्योरी इज़ दैट, सबसे मेन डिफेक्ट ये माना गया था इस थ्योरी का कि इन द आइज ऑफ लॉ, ये सिर्फ आइज ऑफ लॉ में होती है, नेचुरल लेवल पर इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ये है हमारी आप ये कह सकते हो फिक्शन थ्योरी। और वैसे अगर आप देखो तो इस थ्योरी को अगर हम लीगल पर्सनालिटी के हिसाब से लें तो ये थ्योरी जो है वो बेस्ट थ्योरी मानी जा सकती है। इसके बाद एक और थ्योरी आ जाती है रियलिस्ट थ्योरी। रियलिस्ट थ्योरी का मतलब है कि जो भी कॉरपोरेशन है वो रियल होनी चाहिए, न कि एक काल्पनिक होनी चाहिए। उसकी रियलिटी जो है मानसिक तौर पे डिसाइड होनी चाहिए। जो सबसे फर्स्ट जो इसके प्रपाउंडर थे, जिन्होंने इसको प्रपाउंड किया, वो थे जस्टिस गिर्क के थे, जो रियलिस्टिक थ्योरी पे विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि जो रियलिस्टिक थ्योरी होती है वो क्या होती है, रियलिस्टिक थ्योरी एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ विल है, अलग अलग लोगों की विल पर डिपेंड होता है। अकॉर्डिंग टू गिर्क इसके फॉलोवर और कौन कौन से थे, सर फ्रेडरिक पुलॉक, गैल्डार्ट, मैथलैंड, ये जो इसके कुछ फॉलोवर्स थे, आप इनके नाम याद कर सकते हो। गिर्क के अनुसार कॉरपोरेशन जो है एक रियल होनी चाहिए, मिस्टीरियस एंटिटी होनी चाहिए, हालांकि उनका एक रियल माइंड उसके पीछे काम करना चाहिए। कहने का मतलब है कि विल हो कि हमें ये काम करना है, विल जो है वो ओरिजिनल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। एंड इंडिविजुअल विल जो होती है ना, किसी व्यक्ति की जो व्यक्ति विशेष की जो विल है, इच्छा होती है, वही कोई विशेष तौर पर जजमेंट लेने के लिए, कोई डिसीजन लेने के लिए योग्य होता है। अगर आप कॉरपोरेशन को रियल नहीं मानोगे, अगर रियल माइंड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा तो कॉरपोरेशन के फैसले कौन लेगा। तो इस प्रकार से इसे रियल भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार एवरी ग्रुप कम्स टू हैव पर्सनैलिटी, हर एक ग्रुप जो है एक पर्सनैलिटी के साथ आता है, चाहे वो एक सामाजिक ग्रुप हो या राजनीतिक ग्रुप हो। या तो समाज के तौर पर कोई ग्रुप बना है या राजनीति के तौर पर, जैसे पार्लियामेंट होते हैं, लेजिस्लेचर कोई ग्रुप बना है, तो कह रहा है कि उसके अंदर रियलिटी का टच होना चाहिए। फिर बात आती है कंसेसिव थ्योरी, कंसेशन थ्योरी। कंसेशन थ्योरी का मतलब है कि जब भी कोई कंसेशन थ्योरी पर्सनैलिटी की जब निकल के आती है, उसका मतलब है कि कोई भी फिक्शन थ्योरी है उसका ये एक पार्ट है, उसके जैसा नहीं है, उसका एक पार्ट के तौर पर इसे मान सकते हो। आप ये कह सकते हो कि कंसेशन से, एक किसी छूट के थ्रू जो है लीगल पर्सनैलिटी को बनाया जाता है, उसको ग्रांट किया जाता है, उसको मान्यता दी जाती है, उसकी रिकॉग्निशन होती है। सालमंड, सेविग्ने एंड डाइसी आर द मेन सपोर्टर्स ऑफ द थ्योरी। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जो इनके मेन सपोर्टर थे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द ओनली रियलिटीज़ आर सोवरन, जो मेन रियलिटी है, जो मेन सच्चाई है वो है सोवरन। सोवरन मतलब गवर्नमेंट या राजा महाराजा या व्यक्ति। अदर ग्रुप्स कैन नॉट क्लेम रिकॉग्निशन, कोई दूसरा ग्रुप है वो रिकॉग्निशन जो है, क्लेम जो है किसी चीज़ की नहीं मान सकता। दे आर ट्रीटेड एज पर्सन, वो सिर्फ एक छूट की तरह उनको जो है ट्रीट किया जाएगा, उनको एक छूट दे दी गई है कि अब आप एक अपनी कॉरपोरेशन बना सकते हो। लीगल पर्सनैलिटी सिर्फ लॉ के द्वारा ही बनाई जाती है। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी और कुछ भी नहीं है, बल्कि एक छूट दी जाती है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को कि वो अपने एक्ट उसके अकॉर्डिंग कर पाएँ। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये कंसेशन थ्योरी का कंसेप्ट है, जिसे फिक्शन थ्योरी और रियलिस्टिक थ्योरी की आप ब्रांच मान सकते हो। बात आती है पर्पस थ्योरी की। पर्पस, जैसे पर्पस का मीनिंग होता है उद्देश्य है। इसका मतलब ये है कि जब जो भी कोई भी थ्योरी है, पर्पस थ्योरी को आप मान के चलो कि जब कोई पर्सनैलिटी को मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है और एक विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है, तो उसे पर्पस थ्योरी कहते हैं। जर्मन ज्यूरिस्ट ब्रिंच बेकर मेन सपोर्टर थे इस थ्योरी के। हालांकि सालमन ने इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी किया था कि ये कह सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट सोल है उसके ऊपर पर्पस थ्योरी नहीं अप्लाई हो सकती। कॉर्पोरेट सोल किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया जाता। कॉर्पोरेट सोल में
परपेचुअल सक्सेशन होता है, आगे से आगे सक्सेशन होता जाता है, तो इस प्रकार से आप इसे पर्पस थ्योरी में नहीं लेके आ सकते। हालांकि ये थ्योरी जो है ये कहती है कि इस थ्योरी में सिर्फ मनुष्य ही इसको एंजॉय कर पाता है। हालांकि जो ज्यूरिस्टिक पर्सन्स होते हैं वो पर्सनल नहीं होते, और जो कॉर्पोरेशन होता है वो ग्रुप में होता है। कॉर्पोरेशन सोल जो होता है वो ही सिर्फ इंडिविजुअल आप कह सकते हो, लेकिन जो कॉर्पोरेशन एग्रीगेट होता है वो इंडिविजुअल नहीं होता। तो इस प्रकार से पर्पस थ्योरी अप्लीकेबल सिर्फ एग्रीगेट पे ही होती है, क्योंकि जब कोई ग्रुप में कोई एक कॉर्पोरेशन बनाया जाता है तो वो किसी पर्पस से बनाया जाता है। कह रहे जो भी ज्यूरिस्टिक या कोई आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं, जैसे लीगल पर्सन्स हो गए, उनको हम किसी मकसद से बनाते हैं। जैसे कोई ट्रेड यूनियन बन गई, इसी प्रकार से जगह जगह जैसे किसान यूनियन होगी, वर्कर्स यूनियन होगी, ये क्या है किसी एक पर्पस से बनाया गया है कि लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। और जब मान लो किसी भी इंडिविजुअल है या कॉर्पोरेट सोल है, उसमें इंडिविजुअल परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसमें कोई विशेष पर्पस होता नहीं है, तो ये थ्योरी इसलिए वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होती। इसके बाद बात आती है ब्रैकेट थ्योरी की। ब्रैकेट थ्योरी को आप किस प्रकार से समझोगे? ब्रैकेट थ्योरी का मतलब है कि जब कोई कॉरपोरेशन कुछ राइट्स और लायबिलिटीज़ को एक लिमिट में निर्धारित कर देते हैं कि ये राइट्स हैं और ये लायबिलिटीज़ हैं, एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट को आप कह सकते हो कि सिंबल है एक ब्रैकेट का, कि लिमिट बना दे कि इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, जैसे ब्रैकेट होता है मैथ्स के अंदर कि एक ब्रैकेट शुरू करी और एक ख़त्म करी, बीच के अंदर वर्ड्स आ गए, कि उसी तरीके से जो राइट और लायबिलिटीज़ होती है ब्रैकेट थ्योरी के अंदर वो रखा जाता है कि जो हमारे राइट्स है, लायबिलिटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ है किस प्रकार से की जाएंगी वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगी, एक लिमिट में आ जाएगी, जिससे इसे ब्रैकेट थ्योरी का नाम दिया गया है। इस थ्योरी के अनुसार जो मेंबर्स होते हैं ना, वो क्या राइट्स और ड्यूटीज़ उनकी डिसाइड होती है और उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से, उनकी सहूलियत के हिसाब से उसे लागू किया जाता है। इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकेबल, हालांकि ये हमेशा प्रैक्टिकेबल नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं कह सकते कि हर बार ये फ़ायदेमंद ही होती है, लेकिन इसको काफ़ी टाइम में काफ़ी बार जो है इसको यूज़ में लाया गया है। ब्रैकेट का मतलब है कि कोई एक नाम दे दिया गया राइट एंड लायबिलिटीज का और उसको एक लिमिट दे दी गई तो उसे ब्रैकेट बोला जाता है। तो ये जो ब्रैकेट होगी एक कॉरपोरेशन की ब्रैकेट मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ एक थ्योरी हैं। इसके अलावा एक दो थ्योरीज और भी हैं, जैसे कि ओनरशिप थ्योरी, कि जो ओनर होगा उसी के हिसाब से कॉरपोरेशन का नाम होगा, उसकी ड्यूटीज़ होगी। इस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म थ्योरी भी होती है, उसका मतलब होता है कि जो यूनिवर्सिटी क्लब हैं, सोशल और पब्लिक यूटिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो किसी के विल पर काम करती है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म थ्योरी है। इस प्रकार से पर्पस थ्योरी हम डिस्कस कर ली। कैल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है वो भी आती है इसके अंदर। तो ये काफ़ी कुछ डिस्कशन है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली ये 5 थ्योरीज ही ज़्यादातर यूज़ में आती है। तो आज का हमारा ये जो कंसेप्ट है लीगल पर्सनैलिटी और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का यहाँ पर कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपने आज के वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम आपने ये वीडियो देखा और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और आपके फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करना चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे सबसे पहले फर्दर जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। कोरोना के इस काल में, कोरोना पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबरहुड सभी की हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।